नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज मुंबई दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 91 साल में प्रवेश करने जा रहे आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई पहुंचेंगे। आज से ठीक 90 साल पहले आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई अपने 91 साल में प्रवेश करने जा रहा है और उसी को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई पहुंचेंगे, जहां मुंबई में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तैयारियों को भी मुकम्मल किया जा रहा है। आरबीआई 91 साल में प्रवेश करने जा रहा है, इसी को लेकर आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा रहेगा, जहां वो आरबीआई के 91 साल में प्रवेश करने के लिए आयोजित हो रहे विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, आरबीआई 91 साल में प्रवेश करने जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद कार्यक्रम में हिस्सा बनने आ रहे हैं, बड़ा दिन है मुंबई में, आज क्या कुछ तैयारियां हो रही है? जी शिवानी, बिल्कुल सही कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई जिम्मेदार जो नेता हैं वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और मुंबई के कोलाबा इलाके में जहां पर आरबीआई का सेंटर है वहां पर पहुंचेंगे। 91 ईयर पूरा होने पर समारोह का आयोजन किया गया है और कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाजे से भी कोलाबा इलाके में पुलिस की तरफ से कोई कोताही नहीं की गई है। वहां पर पुलिस के जो है कि व्यवस्थाएं की गई है और खास करके एयरपोर्ट से लेकर कोलाबा जाने वाला जो रास्ता है उस पर भी जो है ट्रैफिक समस्या को देखते हुए ट्रैफिक विभाग के अधिकारी चप्पे चप्पे पर खड़ी है। तो कहीं न कहीं आज का दिन जो है वो महाराष्ट्र खास करके मुंबई के लिए एक बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में आरबीआई के उस दफ्तर में पहुंचेंगे जहां पर स्वागत सम्मान होगा और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी मुरारी, निश्चित ही मुंबई में आज बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और आरबीआई का ये विशेष कार्यक्रम, चूंकि आरबीआई अब 91 साल में प्रवेश करने जा रहा है, तो ये विशेष कार्यक्रम भी बेहद अहम और बड़ा है क्योंकि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। मुरारी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानना चाहेंगे। कार्यक्रम कब से शुरू होगा, कब तक खत्म होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कौन कौन से बड़े चेहरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री जो है मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और उन्हें एक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो काफिला है वो भी एयरपोर्ट के बाहर तैयार है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, फिर वो एयरपोर्ट से सीधा कोलाबा पहुंचेंगे जहां पर आरबीआई दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी बात अगर कहे बड़े चेहरों का यहाँ पर आना, तो महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल पहुंच सकते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जानकारी है कि कुछ फिल्मी सितारे भी इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं और बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं तो कई ऐसी हस्तियां और विभूतियां होगी जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इंतजार करना होगा, बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जो है आरबीआई दफ्तर जब पहुंचेंगे तो देखना होगा कि वहां और कौन कौन से चेहरे शामिल हुए हैं। निश्चित, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं तो सरकार के भी बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे और फिल्मी सितारे, जैसे कि आपने बताया, फिल्मी सितारे भी देखने को मिल सकते हैं। मुरारी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हो रहे इस शिरकत को पूरी तरीके से कार्यक्रम के तौर पर ही देखा जाए या इसके कुछ चुनावी एंगल भी निकालने की कोशिश की जा सकती है? जी, जिस तरीके से कहा गया कि चुनावी एंगल देखने के लिए, तो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रवक्ता संजय राउत ने बयान दिया है कि आचार संहिता चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके खर्चे पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। अगर सरकार के पैसे से आए हैं तो ये सरासर जो है कह सकते हैं कि चुनाव आयोग और आचार संहिता का उल्लंघन है। तो बयानबाजी और आरोप भी लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन साफ तौर पर देखा
जाए तो ये कार्यक्रम जो है कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम एक एजेंसी का कार्यक्रम कह सकते हैं कि 91 ईयर्स जो यहाँ पर आरबीआई ने पूरा किया है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने तो के ये लिए। कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आरबीआई अपने 91वें साल में प्रवेश करने जा रहा है, जिसको लेकर मुंबई में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। हालांकि राजनीति और वाद विवाद का दौर शुरू हो गया है। मुरारी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की ये अहम बैठक होने वाली है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कार्यकाल विस्तार में ये बैठक होगी और मैनिफेस्टो कमेटी गठन के बाद ये पहली बैठक है लोकसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें कि इस कमेटी का गठन किया गया था। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। मैनिफेस्टो कमेटी की गठन के बाद इस कमेटी की ये पहली बैठक है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, मैनिफेस्टो कमेटी की गठन के बाद ये पहली बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या कुछ बिंदु हो सकती है इस बैठक में जिस पर आज गहनता से चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, बेशक शिवानी, देखिए अब से कुछ देर पहले ही केंद्रीय रक्षा मंत्री जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष है वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, जो इस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य है, वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है, उत्तर प्रदेश से अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, सांसद भी हैं, वो भी मैनिफेस्टो कमेटी के लिए मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के लिए पहुंच चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक के लिए शिरकत करने वाले हैं कुछ देर में। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार जो मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक हो रही है, इसमें जो चर्चा है कि संकल्प पत्र को किन किन बिंदुओं को रखा जाए और किन किन मुद्दों को सम्मिलित किया जाए। इसीलिए अलग अलग राज्यों के तमाम राज्यों के नेताओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है और माना जा रहा है कि जो संकल्प पत्र बनेगा उसका जो मेन पॉइंट होगा, बिंदु होगी जो जिसको लेकर चर्चा होगी, और वो होगा मोदी की गारंटी। तो ये माना जा रहा है कि मोदी की गारंटी को लेकर ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी और किस तरह से लोगों को किन किन मुद्दों से जोड़ा जाए और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो लोगों से सरोकार रखते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी और माना जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर ये मैनिफेस्टो कमेटी जो संकल्प पत्र है वो बना लेगी। तो पंकज, मतलब ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, उसको साधने के लिए मैनिफेस्टो कमेटी की ये अहम बैठक आज होने वाली है, जिन पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पंकज, इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि मैनिफेस्टो में कौन कौन सी चीजें बीजेपी शामिल कर सकती है, क्योंकि देखिए राजनीतिक दलों का दावा है कि बीजेपी हर बार धर्म की राजनीति करके जीत जाती है। हालांकि बात यहां मोदी की गारंटी की हो रही है, तो कौन कौन सी गारंटी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी 5 गारंटियां सामने आई है, तो बीजेपी कौन कौन सी गारंटी लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, माना जा रहा है जिस तरह से 2014 या 2019 के चुनाव में जिन जिन वादों को बीजेपी ने रखा था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी सरकार के तौर पर इसको पूरा किया है। तो ये भी माना जा रहा है कि अब 2024 का जो मैनिफेस्टो तैयार होगा, संकल्प पत्र तैयार होगा, उसमें भी इसी तरह के तमाम मुद्दे होंगे, चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो या तो इसके इतर जिस तरह से पाक का ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सरकार चर्चा कर रही है, जो कमेटी बनी है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि आने वाले समय में एक देश एक चुनाव का जो संकल्प है वो भी पूरा किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को इस मैनिफेस्टो कमेटी में चर्चा की जाएगी और संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। लेकिन मेन जो बिंदु होगा वो मोदी की गारंटी होगा, क्योंकि हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी शिवानी देखा था कि मोदी की गारंटी का जादू चला था और ये बात बखूबी तमाम राज्यों के नेता मानते हैं। तो कहने का ये माना जा रहा है कि अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है एनडीए को,
तो ये साथ ही इस बार जो मोदी की गारंटी है वो भी इस मैनिफेस्टो कमेटी के जो बैठक है इसमें सम्मिलित किया जाएगा घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में। और सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी मुखर रही है, तो माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, तो तमाम वो कंट्रोवर्शियल मुद्दे, फिर चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, इस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर सकती है, क्योंकि मोदी की गारंटी में पहले भी जो वादे किए गए थे वो मोदी सरकार ने पूरे करके दिखाए हैं। पंकज, इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आज की इस बैठक में कई बड़े चेहरे तो पहुंच ही रहे हैं, इसके अलावा कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में महिला वोटर, जो कि बीजेपी जिनको बहुत ट्रस्ट करती है और महिला वोटरों का समर्थन बहुत ज्यादा मिलता है बीजेपी को, उनको साधने के लिए भी क्या कुछ विशेष कवायद बीजेपी की तरफ से की जाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने ये देखा था कि बीजेपी विशेष करके महिला वोटरों पर फोकस कर रही थी। बिल्कुल, बेशक। देखिए, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2024 के बीच में सरकार ने कई ऐसे वादे किए हैं, उसको पूरा किया है। सबसे महत्वपूर्ण है 3 तलाक को लेकर महिलाओं को एक आजादी की बात की है, उनको एक जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने रखा था वो पूरा किया, 3 तलाक समाप्त किया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते नजर आए थे महिलाओं को आरक्षण की बात, और वो भी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों से बिल पारित हो चुका है। 33% महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। इसके अलावा लगातार जो योजनाएं मोदी गवर्नमेंट में चली हैं, उसको हो सकता है कि आगे का स्वरूप देने की कोशिश की जाए इस मैनिफेस्टो कमेटी में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमने पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखा था, लाडली योजना को लेकर महिलाओं को जिस तरह से हर महीने जो एक कंपनसेशन दिया जाता था, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ये जरूर कोशिश करे कि महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं देने की कोशिश करे। तो लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश भी करेगी कि इस बार मैनिफेस्टो में जो महिलाओं के लिए जिस तरह से अलग अलग राज्य 1250 रुपए या 1000 रुपए दे रही हैं, वो पूरे देश में लागू किया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा महिलाओं के बेहतर के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, तो महिलाओं का विश्वास पार्टी के साथ पहले से ही है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि महिलाओं वोटर को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से हर राज्य में विशेष कोशिश की गई थी और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ऐसा कर सकती है। तमाम सारी योजनाओं महिलाओं के लिए भी लेकर के आ सकती है। पंकज, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। वहीं केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है, ईडी की तरफ से लगातार उन्हें समन भेजा जा रहा था, जिसके बावजूद पेश ना होने के बाद ईडी ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को 2 बार ईडी की रिमांड पर भेजा जा चुका है। ईडी के रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को आज फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है। एमपी के सीहोर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू यात्री से भरा हुआ बस अंडरब्रिज से टकरा गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। नरसिंहगढ़ से सीहोरी आ रही बस में ये दुर्घटना हुई है और सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। ये बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां यात्रियों से भरी बस अंडरब्रिज से टकरा गई। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। एमपी से सीहोर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां बस अंडरब्रिज से जाकर टकरा गई। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल भी चल रही है। बेकाबू होकर यात्रियों से भरी बस अंडरब्रिज से जाकर टकरा गई। 2 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर आई है और सभी घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। भीषण सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आई है, जहां 2 दर्जन से अधिक यात्री जो कि एमपी के सीहोर
में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू यात्री बस अंडर ब्रिज से जाकर के टकरा गई। बस के अंडर ब्रिज से टकराने के बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। घायलों की संख्या 2 दर्जन से अधिक बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। सड़क दुर्घटना की ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां एमपी के सीहोर में ये घटना हुई। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अनुराग शर्मा जुड़ गए हैं। अनुराग, भीषण सड़क हादसा हुआ है, 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कोई मौत भी हुई है? मामला मुरली रोड अंडर ब्रिज का मामला है। नरसिंहगढ़ से ये बस सीहोर आ रही थी। मुरली अंडर ब्रिज के पास अचानक बस का ब्रेक फेल हो जाने से बस ये टकरा गई है। इस पे कई आधा दर्जन से 3 दर्जन से अधिक यात्री यहाँ पर घायल है और जिनको जिला अस्पताल लाया गया है और इनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बस में कॉलेज की भी बहुत सारी छात्राएं थी, वो भी इस हादसे में घायल हुई हैं। बिल्कुल, तो यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर अंडर ब्रिज से टकरा गई। भारी सड़क हादसा हुआ है। अनुराग, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। आरएलडी को एक बार फिर से बड़ा सियासी झटका लगा है। शहीद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से शाहिद सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी को एक बार फिर से बड़ा सियासी झटका लगा है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता, ऐसा बयान दिया है। आरएलडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को उन्होंने इस्तीफा भेजा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये गठबंधन सिर्फ गुमराह कर रही है, अफवाह फैला रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी सभी जाति धर्मों की पार्टी है, बीजेपी में बदलाव आया है। अठावले ने कहा कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, इसीलिए युवाओं को मेरे साथ आना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले रामदास अठावले का ये अहम बयान सामने आया है, जहां विपक्ष को घेरने की उन्होंने कोशिश की है। अगली खबर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले बीजेपी के जिम्मेदार नेताओं ने बैठक कर सीट शेयरिंग से लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर रिव्यू मीटिंग हुई है, जहां मुंबई के नरीमन पॉइंट बीजेपी ऑफिस में ये बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वाजनकुले, मुंबई अध्यक्ष आशीष सिलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री भागवत कराड, महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में इस बार का चुनाव अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। इन दिनों छिंदवाड़ा की राजनीति रोचक मोड़ पर नजर आ रही है। हर दिन कांग्रेस का कोई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हाके ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका यहां पर लगता दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी का दामन थाम लिया है कांग्रेस को छोड़कर। छिंदवाड़ा महापौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और इससे कल कमलनाथ जी ने मान किया था आदिवासी अंचल का गौंड समाज के राज परिवार के हराई के तहत शादी का ने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना ही शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई ने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहाँ आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज मैं अपनी कांग्रेस छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हाके जी और नगर निगम के अध्यक्ष
कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उनका तो स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी गतिविधियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंधी और तूफान की वजह से भारी तबाही सामने आई है, जहां तूफानी हवाओं ने कई जगहों पर पेड़ों को जमींदोज कर दिया तो कहीं कच्चे घरों की छतें उड़ गई। इस भीषण तबाही में 5 लोगों की जान तक चली गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल होने की जानकारी मिल रही है। इस तूफान में कई घर नष्ट हो गए, साथ ही कई पेड़ पौधे भी उखड़ गए और बिजली के खंभे भी गिर गए। अधिकारियों का कहना है कि राजघाट, बरनिश, बकाली, जोर पकड़ी, माधव डांगा और सप्तीबारी इलाके इस तूफान की वजह से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। दिल्ली में शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर इलाके में बीती रात एक फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर तत्काल पहुंची दमकल की विभाग की गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में कामयाब रहे। इस पूरी दुर्घटना में किसी की भी जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। नलखेड़ा में आगर मलबा वोटिंग से पहले ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। मेरी लड़ाई शुरू से ईवीएम के खिलाफ है, दिग्विजय सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। वीवीपैट का सॉफ्टवेयर इस प्रकार का आ गया है, दिखता कुछ है और छपता कुछ है। चुनाव ऐसे हो कि वीवीपैट की पर्ची हमें दो, हम उसको मतपेटी में डाल देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 400 लोग यदि चुनाव में खड़े होते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। मैंने लोगों को सुझाव दिया है, यदि 400 लोग खड़े हो जाएं तो अच्छा है। और कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर इस बैठक में चर्चा होगी। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की ये अहम बैठक चल रही है, जहां सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। इस अहम बैठक में उम्मीदवारों के नामों की पुष्टि की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अभी भी कई जगहों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। इस लिहाज से ये कांग्रेस की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है। चुनाव से जुड़े सभी बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशियों और उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा करेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद कांग्रेस अपनी सभी बाकी की सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।